बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमाओं ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अदालत के हुक्म पर बाहर भेजे गए हैं। फिर कुछ अरसे बाद ये कहा जाने लगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे सामने पेश की गई वो दुरुस्त नहीं थी और मियाँ नवाज शरीफ हमें धोखा देकर बाहर चले गए और बाहर जाकर वो नामामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें वापस आना चाहिए, उन्हें वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो इतराज़ उठा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई वज़ीर थी, सूबाई वज़ीर सेहत, उन्होंने तस्दीक की कि मियाँ नवाज शरीफ बीमार हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ की इन रिपोर्ट्स की तस्दीक के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के, इमरान खान साहब ने उनकी जिम्मेदारी लगाई कि वो इन रिपोर्ट्स के बारे में तहकीकात करें। उसके बाद फिर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी गई। फिर कुछ अर्से के बाद जब दबाव बढ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, कारकुनों ने पूछना शुरू किया और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहा करते थे कि उनका एसी कमरे का उतरवा दूंगा और जेल में डालूंगा और उनसे लूटी हुई दौलत वापस लूँगा। फिर उन्हें बाहर क्यों जाने दिया गया? लेकिन मुख्तलिफ तावीलें बयान की जाती रही। वो तावीलें क्या थी, ज़रा सुनिएगा। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो वज़ीर दाखिला थे, यास्मीन राशिद साहबा जो सूबाई वज़ीर सेहत थी, और वो क्या कहा करते थे कि मियाँ नवाज शरीफ कैसे बाहर गए और रिपोर्ट्स की हकीकत क्या है। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इमरान खान साहब ऐसे आदमी नहीं है वो किसी को डील दें या ढील दें। रिपोर्टें भी खुद मॉनिटर की, सारी तहकीकात खुद की। सूबाई वज़ीर सेहत भी अपनी थी। फिर अपने ही कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम हॉस्पिटल से इन तमाम रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन करवाने के बाद मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। अगर आपको याद हो तो उस वक्त टीवी चैनल्स पर बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहा करते थे और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई, जब अदालतें बाहर भेज दें फिर हम रास्ते में रुकावट कैसे बन सकते हैं। लेकिन ये पंडोरा बक्स अब असद उमर साहब खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को इमरान खान साहब ने 100% अपनी मर्जी से बाहर भेजा और इमरान खान की मंजूरी के साथ ही मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए और ये फैसला इमरान खान साहब का था। ज़रा सुनिएगा असद उमर साहब ने कौन सा पंडोरा बक्स खोल दिया है। इमरान खान साहब ने खुद फैसला किया और अगर ये ढील थी या डील थी तो फिर इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार हैं, और अगर ये ढील या डील नहीं थी और इमरान खान साहब को जो रिपोर्ट्स पेश की गई वो दुरुस्त नहीं थी तो फिर सूबाई वज़ीर सेहत और डॉक्टर फैसल सुल्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की गई, जिन्होंने वज़ीर आज़म को धोखे में रखा, जाली रिपोर्ट्स की तहकीकात ना करवा सके। पंजाब की हुकूमत इन रिपोर्ट्स की तहकीकात ना कर सकी और मियाँ नवाज शरीफ उन्हें धोखा देकर मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो गए। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद साहबा सूबाई वज़ीर सेहत हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब तो तरक्की करके शौकत खान मेमोरियल से वफाकी हुकूमत में जा बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज अगर असद उमर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की 100% मर्जी से मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए तो फिर इस फैसला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की गई। यही सवाल उठते हैं अक्सर कि क्या जो डील होती है या ढील होती है, मियाँ नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया गया। कुछ तबसरा निगार तजियाकार ये भी कहते हैं कि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि मियाँ नवाज शरीफ खबरों की जीनत बन रहे थे, हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बने हुए थे, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया ताकि हुकूमत के ऊपर जो एक दबाव है, सियासतदान मियाँ नवाज शरीफ से मिलने जा रहे थे, हर रोज़ की हेडलाइंस मियाँ नवाज शरीफ की थी, और फिर जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ भी खबरों की जब जीनत बन रहे थे तो ये हुकूमत के लिए मसाइल में इजाफा कर रहे थे, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया। फिर ऐसी बातें क्यों की जाती हैं, रिपोर्ट्स जाली होने की बात क्यों की जाती है? अपनी हुकूमत, अपनी वफाकी हुकूमत को जाली रिपोर्ट्स कैसे दिखा सकती है? इसकी भी तहकीकात किए बगैर सियासी बयानबाजी की गई तो आखिर क्यों की गई? ये सूरत हाल, इसका आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मुजीबुर शामी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब नासिर बेग चुताई साहब। मज़हर अब्बास साहब, ये सूरत हाल मैं आज आपके सामने रखता हूँ, आपको ने देखी होगी। पहले दिन से, जिस दिन से मियाँ नवाज शरीफ वापस मुल्क से बाहर गए, उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदलते हुए बयानात, कभी कहा जा अदालतों ने जाने दिया, हम क्या कर सकते थे, कभी कहा रिपोर्ट्स जो हमें पेश की गई उसकी बिना पर जाने दिया गया, कभी कहा गया ये रिपोर्ट्स जाली थी हम उन्हें वापस लाएंगे। आज तो असद उमर साहब कहते हैं कि 100% इमरान खान साहब का ज़ाती फैसला था। शुक्रिया मलिक साहब। मेरा नहीं ख्याल कि जो असद उमर साहब ने बात की वो कोई बड़ा इंकशाफ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि उस वक्त के भी अगर आप बयानात देखें
तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जब काबीना में ये मामला टेकअप हुआ तो उनके बकौल शीरी मज़ारी के तो आंसू आ गए थे और इस तरह की सूरत हाल थी और मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरह की दी गई थी जिसके बाद जो है जाने की इजाज़त दी गई। ज़ाहिर है 100% फैसला इमरान खान का ही था, फाइनल डिसीजन ही इमरान खान का था उनको भेजने का। जो अहम सवाल है वो ये कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अगर वो मेडिकल रिपोर्ट जाली थी जो कि बकौल असद उमर साहब के ये साबित हो गया है, तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर यास्मीन राशिद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उस पूरे मेडिकल बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सारा मेडिकल बोर्ड था, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ से वो रिपोर्ट्स आई थी, क्योंकि एक सारी चीज़ें फिल्टर होके गई थी। तो लिहाजा क्या इमरान खान इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? क्या इमरान खान ये साबित कर सकते हैं कि वो सारी मेडिकल रिपोर्ट जाली थी? कौन साबित करेगा? अब एक और नया बोर्ड बना दिया है, जाहिर है अब जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है उसके मुताबिक शायद ये हो, लेकिन अगर ये बोर्ड भी जो अब बनाया है ये साबित करता है कि वो सारी रिपोर्ट जाली थी, तो फिर ये जितने लोग हैं ये सब जिम्मेदार होंगे, ये सब जिम्मेदार करार दिए जाने चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को फारिग कर देना चाहिए, डॉक्टर फैसल उनको सुल्तान को फारिग कर देना चाहिए और उन मेडिकल बोर्ड को फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि फिर ये हैंड इन ग्लव्स नजर आएगा ना। मजर चले पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने उस बोर्ड ने शायद हुकूमत को अंधेरे में रखा हो, लेकिन फैसल सुल्तान साहब को तो वज़ीर आज़म ने खुद भेजा था जाके निगरानी करने के लिए कि आप जाएं निगरानी करें उस मेडिकल बोर्ड की भी, उन रिपोर्ट्स की भी और सूबाई हुकूमत की उन तजावीज़ की भी। शौकत खानम से डॉक्टर फैसल सुल्तान आए, तस्दीक की, वज़ीर आज़म को बताया कि वो बीमार हैं, रिपोर्ट्स ठीक हैं, तो फिर उसके बावजूद आज ये कहा जाना कि रिपोर्ट्स जाली थी। जाहिर है, देखिए पहली चीज़ ये कि डॉक्टर फैसल सुल्तान का खुद रद्द-ए-अमल इस पर क्यों नहीं आ रहा। जब असद उमर ये बात कह रहे हैं, जब दूसरे लोग ये बात कह रहे हैं कि सारी जाली रिपोर्ट थी, तो डॉक्टर फैसल सुल्तान की तरफ से खामोशी क्यों इख्तियार की गई है? डॉक्टर यास्मीन राशिद कुछ क्यों नहीं बोल रही? वो तो बड़ा कन्विंसिंगली कहा करती थी कि सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत हाल तशवीशनाक है। तो ये सारे लोग, ये बोर्ड की रिपोर्ट मुझे लगता नहीं डॉक्टर साहब ये आएगी, ये सिर्फ यही कहा जाएगा कि हाँ ये जाली थी रिपोर्ट, इसलिए कि अगर वो ये बोर्ड जो अभी बना है अगर ये साबित कर देता है कि वो जाली थी, फिर तो इन सारे लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो फिर ये गिल्टी हैं ये सारे, फिर गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार है इसकी। तो जो भी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तो एक अलग फैसला है, हाई कोर्ट ने तो फैसला इस रिपोर्ट की बुनियाद पर दिया। ये पंजाब गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो वजीर आजम के कहने पे यहाँ आए थे, ये सब फिर जिम्मेदार करार दिए जाने चाहिए। मजहर साहब, जब ये रिपोर्ट्स जाली होने की बात शुरू हुई थी तब भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमारे प्रोग्राम में आकर कहा था कि मैं अब इस बात पर स्टैंड करती हूँ कि रिपोर्ट्स ठीक थी, इसलिए हमने रिपोर्ट्स जो है वो वजीर आजम के सामने रखी। नहीं, वो आज भी अगर आप उनसे कहें, वो पब्लिकली कुछ भी कहें, आज भी वही कन्विंस्ड हैं। तो सवाल ये कि जो लोग अभी कन्विंस नहीं है, और फिर ये कि इतने अरसे से तो मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, वो क्यों नहीं ये फाइनलाइज कर रहे, क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात ये कि जिसके ऊपर ये सारा इल्ज़ाम आ रहा है, यानी डॉक्टर फैसल सुल्तान आज वफाकी हुकूमत के साथ हैं उनके, तो आज उन्हीं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेडरल मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? उनका रद्द-ए-अमल सामने आना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी छोड़ें, उनका रद्द-ए-अमल आना चाहिए, वैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी आना चाहिए। वो सारे मेडिकल बोर्ड जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, क्योंकि वो सारे जो है हुकूमत के ही कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड था, उनका रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए। नासिर रिपोर्ट जाली थी या जेन्युइन थी? जी नासिर बिन चुताई साहब, ये रिपोर्ट्स के बारे में जब से मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए हैं, वज़रा के बयानात के अंदर तजाद है। फिर असद उमर साहब ने तो आज जिम्मेदारी खैर कबूल कर ही ली है कि इमरान खान साहब ने खुद फैसला किया, इमरान खान साहब ने बाहर भेजा, तब इस बात को थोड़ी सी तकवीत मिलती है कि मियां नवाज शरीफ को एक प्लानिंग के तहत हुकूमत ने खुद बाहर भेजा ताकि मियां नवाज शरीफ खबरों से आउट हों, हुकूमत के ऊपर एक बढ़ता हुआ दबाव है वो कम हो जाए, हुकूमत रिलैक्स हो जाए। हाँ मलिक साहब, ये इसका सियासी पहलू है और बिल्कुल ये बात हो सकती है कि हुकूमत परेशान हो, क्योंकि कैदी, सियासी कैदी अगर जेल में है या हवालात में है तो वो हुकूमत के लिए हमेशा परेशानी का बायस बनता है। उसके पैगाम आते हैं, उसके
बयानात आते हैं, उसकी बीमारियों की खबरें आती हैं, टॉर्चर की बातें आती हैं, सब चीज़ें आती हैं। ये हम गुजर चुके हैं पूरे तमाम मराइल से। उस दौर में भी जब सख्त तरीन माशाल्लाह था, अब खबरें बाहर, मजहर भी ने रिपोर्टिंग की है, बड़ी रिपोर्टिंग की है मजहर ने, खबरें बाहर आ जाया करती थी और उससे हुकूमत परेशान हुआ करती थी। एक तो सियासी पहलू ये है कि परेशान थे, शायद इस वजह से दिया गया हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये रिपोर्ट्स गलत थी, तो जैसा कि आपने भी कहा, मुझे साहब ने भी कहा, तो फिर वो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। पहले भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने फैसला किया कि तबीयत बहुत ख़राब है, ख़तरनाक सूरत हाल है, तो बाहर भेज दूँ मैं आपको। लेकिन दूसरे तीसरे रोज़ जब हालात तब्दील हुए और रिएक्शन आना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो देखा कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार थे, लेकिन वो दौड़ते हुए आए और जीरा चढ़ के जहाज में बैठ गए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाने लगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर गए हैं, ये अदालत का हुक्म था, हमने इसलिए बाहर भेज दिया। साथ इस किस्म की बयानबाजी भी शुरू कर दी थी। देखिए, अदालत ने तो काबीना से कहा था कि फैसला आप करें। काबीना ने फैसला किया, अदालत को भेज दिया। अदालत का तो सिर्फ इतना सा इख्तियार था कि उसने कुछ रुपए कम करा के 5 रुपए 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करा दिए। अब जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल ये है कि उन तमाम, बल्कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जहां जाके बग रुकता है। जिसने रिपोर्ट भेजी अपने डॉक्टर्स की, सर्विसेज हॉस्पिटल की, यास्मीन राशिद की, डॉक्टर फैसल सुल्तान की, कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं और बकौल इनके के उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्री मजारी की मजाक उड़ाया प्राइम मिनिस्टर ने श्री मजारी का, तो मैंने भेज दिया भाई कुछ डर के मारे। और अब लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हुकूमत अभी भी संजीदा नहीं है उनकी वापसी में, और नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए, क्योंकि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और अगर जेल भी चले जाते हैं, तब भी एक खतरा मौजूद रहेगा हुकूमत के लिए। और आने वाले इंतखाबात सर पे खड़े हुए, तो इस सूरत में क्या करेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल ठीक है। मुजीबर शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शामी साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हुई, असद उमर साहब का बयान भी आया, अगरचे इस किस्म के बयान पहले भी हल्के फुल्के आते रहे, मियां नवाज शरीफ की मुल्क से बाहर जाने के बाद पीटीआई के बदलते हुए बयान, इस पर क्या सियासत पोशीदा थी कि कभी कहा अदालतें भेज रही हैं, कभी कहा हम वापस लेके आएंगे, कभी कहा बीमार ज़्यादा थे, कभी कहा हमें रिपोर्ट्स गलत मिली, फिर कभी कहा इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भेजा गया। ये सारा एक मुबहम किस्म का जो पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी वजह तो खुद इमरान खान साहब ही बता सकते हैं, जिन्होंने ये फैसला किया असद उमर साहब के बकौल। लेकिन देखिए, एक पहली बात तो ये है कि एक शख्स जो है अगर बीमार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुस्तकिल तौर पर बीमार रहेगा। ठीक, उसकी बीमारी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और नवाज शरीफ साहब जिस वक्त बैरून मुल्क गए हैं, उस वक्त उनकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। डॉक्टर शमसी साहब, जो हमारे बहुत ही मायानाज डॉक्टर थे, अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो कराची से तशरीफ लाए, उन्होंने उनका मुआयना किया। जो माहिर तरीन डॉक्टर्स थे लाहौर के और पाकिस्तान के, उन्होंने उनको देखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो रहे हैं और वो उनकी हालत खतरनाक है और उनको बैरून मुल्क जाना चाहिए। तो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद रोज जो है वो हमें इत्तला देती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करती थी और उनकी जो सेहत के बारे में बताती। तो जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए हैं, उनकी हालत मखदूश थी और उन्हें उनका इलाज बाहर ही मुमकिन था। ये इस बारे में तो दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्टें भी मौजूद हैं, वो डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी गवर्नमेंट ने नहीं की। और एक डॉक्टर तो खुद वजीर आजम के इस वक्त मुआवने खसूसी हैं सेहत के, और उनके शौकत खानम अस्पताल के वो इंचार्ज थे और आज भी हैं शायद। जी। तो अब वहां जाकर क्या हुआ है
अब नवाज शरीफ साहब की सेहत बेहतर हो गई है या वो बदस्तूर खतरे में है या उनको वापसी की इजाजत नहीं है, ये भी हो सकता है ना। एक मरीज की जो सेहत है वो बेहतर हो जाए लेकिन डॉक्टर उसको ट्रेवल करने की इजाजत ना दें। अब हमें ये कुछ मालूम नहीं है। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो रिपोर्टें बाकायदगी के साथ अदालत में जमा कराती रही है और नवाज शरीफ साहब की तरफ से जमा होती रही है। अब बड़ा सीधी सी बात है, हाई कमिश्नर जो है वहाँ के, उनको चाहिए था वो उनका कोई नुमाइंदा या वो खुद शरीफ फैमिली से कहते कि उनके डॉक्टर तक उनको एक्सेस दें और वहाँ से बराह रास्त वो सूरत हाल मालूम करके कौम को बता सकते थे। और अब भी जो पार्टी पीटीआई कह रही है कि वो जाएंगे अदालत में, तो बिल्कुल जाएं अदालत में, क्यों नहीं जाते। लेकिन शामी साहब अपने ही अपना मौका साबित करें। लेकिन शामी साहब अपने ही सूबाई हुकूमत, अपने ही सूबाई वज़ीर सेहत, अपने ही पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर फैसल सुल्तान के खिलाफ मुसलसल अदम एतमाद किया जाना, कहना ये रिपोर्ट जाली थी, इसकी वजह क्या हो सकती है? फिर तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि सारे मजलूम इकट्ठे हो गए हैं, उनको अपनी कही हुई बात याद नहीं रहती, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी आप देखें वो सारे, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर सेहत है पंजाब की, डॉक्टर फैसल सुल्तान मुशीर हैं वजीर आजम के सेहत के वफाक में, सब लोग वहीं के वहीं हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वहीं हैं, वो सरकारी अफसर भी वहीं हैं। तो हाथ कंदन को आरसी क्या है, उसको उनकी तफ्तीश करवा लें। शामी साहब, अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी अगर आपसे थोड़ा सा जायज़ा ले लें, पहले ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज तैयार नहीं है इन हाउस तब्दीली के लिए, अब कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि पीडीएम में और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये मुत्तफिक हो चुके हैं इस बात पे कि इन हाउस तब्दीली लाई जा सकती है। देखिए जी, ये मुत्तफिक हो भी जाएं तो इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। हुकूमत के इत्तेहादी या हुकूमत की सफ़ों में होती, अपोजिशन शामी साहब से गालबन हमारा रब्ता मुनक़ते हुआ है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही सवाल रखेंगे अपने मेहमानों के सामने कि अगर इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का जो इत्तेहाद है और फिर उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये मिलकर अगर इन हाउस तब्दीली की कोशिश करते हैं तो कामयाब कैसी होगी? क्या हुकूमत की सफ़ों में दरारें काम आ सकती हैं या नहीं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो हम एक बार फिर खुशामदीद। मदर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि जो खबरें पहले थी कि पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मुत्तफिक नहीं है इन हाउस तब्दीली के लिए, लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद कुछ इत्तफाक राय हुआ है इस बात पे कि इन हाउस तब्दीली लाई जा सकती है। नंबर्स अपोजिशन के पास पूरे नहीं हैं, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई की सफ़ों में दरारें हैं, नूर आलम खान और उनके साथ कुछ और ग्रुप भी बात की जा रही है, 25 तक अरकान का जो है तज़किरा हो रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत करने पर तुले बैठे हैं। क्या इन हाउस तब्दीली के इम्कानात इस सूरत हाल में हो सकते हैं? देखिए मलिक साहब, मैं आप अपना बेग साहब या शामी साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इन हाउस तब्दीली पाकिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हुई। यानी उस वक्त भी कामयाब नहीं हुई जबकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, उस वक्त भी कामयाब नहीं हो सकी। तो वो मुझे वोट ऑफ अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए तो एक अलग बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि इन हाउस तब्दीली आ सकती है। और ना ही मेरा ख्याल है इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन जो है कोई बहुत फीजिबल नज़र आता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि इन हाउस तब्दीली आप ला के मैं नहीं समझता कि कोई भी पीटीआई के अंदर से कोई आदमी इस तरह से इतना सस्टेन कर सकता है तो इमरान खान साहब को चैलेंज कर दे। तो मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है ये ज़रूर एक प्रेशर टैक्टिस अपनी ज़रूर है, अपना शोर शराबे के लिए बातें ज़रूर हैं, पॉलिटिकल एक टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए ये सारी मूव्स ज़रूरी हैं। उससे ज़्यादा जो बेहतर ऑप्शन अगर वो ये इस पर कर ही सकते हैं तो वो पंजाब में कर सकते हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल में इन हाउस तब्दीली का एक वो ज़रूर है, ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता, और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इसको बेहतर कोई नहीं समझता कि इन हाउस तब्दीली आ नहीं सकती।
सियासी दबाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शरह नमू में इजाफे के बाद कुछ संभल पाएगी? देखिए, पीटीआई तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूरत हाल में फंसी हुई है और ज़्यादा सिचुएशन उनके लिए ठीक मुनासिब नहीं है। लेकिन पीटीआई के पास चैलेंज विद इन पीटीआई तो ज़रूर है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से ऐसा चैलेंज उनको नहीं फेस करना पड़ रहा कि जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा हो कि गवर्नमेंट जा रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को उस तरह का थ्रेट है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अनपॉपुलर हो रहे हैं और उनकी अनपॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, उनकी मकबूलियत में कमी आती जा रही है और उसके लिए उनके पास कोई और ऑप्शन अब तक नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अभी ये मिनी बजट आया है, फिर मई जून में दोबारा एक बजट आएगा, आप कितना रिलीफ दे पाएंगे? और सिचुएशन अगर और ज़्यादा ख़राब होती है तो पीटीआई जो है वो अपोजिशन के प्रेशर से नहीं, लेकिन महंगाई के प्रेशर से इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि कम बैक कैसे करें। नासिर चुगताई साहब, ये मैशत में जो है बेहतरी के दावे, ये पीटीआई का इमेज कुछ बेहतर कर पाएंगे? गवर्नेंस पे उठते हुए सवालात कहीं दब पाएंगे? जब हुकूमत ये दावा कर रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शरह नमू हमारी 5.37 पर जा पहुंची है, इन हालात में पीटीआई की जो खराब गवर्नेंस है ये कहीं छुप जाएगी? पहले एक बात मैं मजहर अब्बास साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक होते हुए ये इजाफा करना चाहता हूँ कि मुझे खुद ये पता नहीं है कि मुस्लिम लीगी कितने सीरियस हैं तहरीक-ए-इत्तेहाद में, क्योंकि अयाज सादिक साहब कुछ और कहते हैं कि दाने पूरे हैं हमारे पास, ऐसे इकबाल कहते हैं दाने पूरे नहीं है हमारे पास, कली का उनके बातचीत है। तो दोनों में आप इख्तलाफ राय मुझे नज़र आ रहा है कि एक जगह पे ये नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि क्या अपोजिशन ये पूरा माशी डिज़ास्टर का मलबा अपने ऊपर लेगी 1 साल के लिए, और क्या वो निगरान हुकूमत के हवाले करेगी? क्या करना चाहेंगे? क्या इस पार्लियामेंट से इंतखाबात कराएंगे और बुरी सूरत हाल में, माशी सूरत हाल में किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि तहरीक-ए-इत्तेहाद एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होगा। और इस्तेमाल शायद इसलिए नहीं होगा कि अपोजिशन माशी अबतरी का जो मलबा है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती और ना लेगी वो। दूसरी बात जो आपने कही माशी सूरत हाल की, लेकिन 2 करोड़ अफराद, माहिरीन कहते हैं, फिज पाशा समेत सब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, नए जो पहले थे वो थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अफलास है, महंगाई है। और बिल्कुल सही कहा मखदूम शाह महमूद साहब ने कि उनको अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, उनका मुकाबला अपोजिशन से नहीं है, उनका मुकाबला महंगाई से है और बाकी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनसे है, गुर्बत वगैरह से, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत को खुद ही मुबारकबाद दी है कि आपका ग्रोथ रेट इतना हो गया है, जीडीपी, लेकिन सवाल ये करंट अकाउंट डिफिसिट आपका कितना बढ़ गया, आपका तिजारती खसारा कितना ज़्यादा हो गया और आप कितना लोन ले रहे हैं और जीडीपी और लोन का रेशो क्या है। माहिरीन ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा और मंडरा रहा है हमारे ऊपर, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर ये तरक्की है तो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर ये 5.37 ग्रोथ रेट आपका हो गया है और सब कुछ वाह है, तो नीचे वाह क्यों नहीं हो रही? आवाम को बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? रोज़ाना टमाटर से लेकर गोश्त तक कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? और यही वो पहलू है जहाँ जो मजहर कह रहे थे कि अनपॉपुलर हो रही है हुकूमत अपनी मकबूलियत खो रही है और यही सबसे बड़ा बोझ है हुकूमत के ऊपर और इसी बोझ तले गिरेगी। लेकिन जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, नूर आलम खान साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, दीगर जो लोग हैं, वो उन पे काबू पा लेगी पीटीआई? देखिए, जवाद साहब को तो आज निकाल दिया ना। इख्तलाफ राय बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है। जवाद ने इख्तलाफ की, जवाद बानी रुकून है पार्टी का, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है पार्टी में, उसको निकाल दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि कराची के 3-4 MNAs ऐसे हैं जो बहुत बेचैन हैं, उनको बड़ी परेशानी है कि वो किस पार्टी में हैं, उन्होंने क्या ख्वाब देखे थे, किस तरह कर उन्होंने तवक्कुआत रखी थी, उन्होंने
खतूत लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने खतूत लिखे हैं हमाद अजहर को, बल्कि एक साहब ने तो ये भी कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने हमें शर्मिंदा किया है। ये सूरत हाल है। अंदर नूर आलम बागी हो चुके हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, शायद उनके खिलाफ रेफरेंस भी चला जाए। और भी लोग हैं, कई लोग हैं, तो ऐसे लोग ये काबू नहीं कर पा रहा है। काबीना के इजलास में झगड़ा हो जाता है, कभी फैसल वाडवा पैर पटकते हुए बाहर चले जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनको वापस लेकर आते हैं। कभी दूसरे लोग हैं, कभी हम्माद अजहर पर सारे वजीर और सारे MNAs गिर पड़ते हैं कि तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ। कभी खुसरो बख्तियार पे बात होती है। तो बहुत बड़े मसाइल हैं और ये मसाइल मौजूद हैं। और मुझे लगता ये है कि जो लेटेस्ट मसला है, आपको तो पता है ना मालिक साहब, गैस है, बिजली है, पानी है, गंदम है, चीनी है। नया मसला खाद का आ गया है, फसाद शुरू हो गए खाद के मसले पर। यूरिया नहीं मिल रही, जो यूरिया 1600 की थी वो अब 3600 की मिल रही है और वो भी जानने वालों को दी जा रही है। तो आगे आने वाली फसल का क्या होगा अगर ये यूरिया नहीं मिली? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है और इस सूरत हाल से कोई निमट नहीं रहा। सब सियासी बातें कर रहे हैं, सब करप्शन पे लगे हुए हैं और मेरा ख्याल है अब करप्शन इस मुल्क का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। मज़हर अब्बास साहब, आप एक अरसे तक सहाफ़ी तंजीमों के सरबराह भी रहे हैं, आपको पूरे मसाइल का इल्म भी है जो सहाफ़ियों को फेस करने पड़ते हैं, फिर आपने एक अरसा तक जर्नलिज्म की है। ये बताइएगा, जो इस वक्त हमें पेमरा की तरफ से नोटिस जारी कर दिए जाते हैं कि काबीना के इजलास की ब्रीफिंग सिर्फ वज़रा देंगे, उसके अलावा कोई ख़बर नहीं चलेगी। अगर कोई ख़बर चलेगी सोर्सेज से, किसी वज़ीर ने अगर किसी को ख़बर दे दी, किसी रिपोर्टर को उसने चला दी, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। क्या अगर एक वफाकी काबीना के इजलास की खबर एक वजीर दे दे किसी रिपोर्टर को, किसी जर्नलिस्ट को, तो उसे ऑन एयर करना या उसे छाप देना ये दुरुस्त नहीं है? ये पैमरा के रिव्यू में आता ही नहीं है मलिक साहब। ये पहले तो उनको ये बताना पड़ेगा कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने उनको इस चीज़ की शिकायत, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट तरीक़ाकार यही है, तरीक़ाकार आर्बिट्री नहीं है। आप पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में कोई शिकायत आती है, उस शिकायत पे फिर मुतल्लिका फरीक को बुलाया जाता है, उनसे पूछे जाता है और काबीना के इजलास की इस तरह की एक, बिल्कुल मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, हालांकि मिर्ज़ा सलीम बेग इंफॉर्मेशन के रहे हैं, उनको वो बहुत चीज़ों को समझते हैं। मुझे लगता है कि वो ख़ुद भी शायद फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे जब इस तरह की चीज़ें उनको कहा जाता होगा। ये कतई तौर पे ये बिल्कुल भी पैमरा के उसके अंदर नहीं आता, किसी भी पैमरा के किसी क्लॉज के अंदर नहीं आता। मुझे नहीं पता वो इंटरप्रिटेशन का मसला है कि वो किस तरह उसको इंटरप्रेट करते हैं। मतलब कैसे आप ये कह सकते हैं, किस तरह आप ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि जी अगर इस चीज़ को आप वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को लिख दें, वो अपने सेक्रेटरी या मिनिस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते रहें। आप मीडिया को कैसे रोक सकते हैं इसमें? तो मैं नहीं समझता कि ये पैमरा के और चैनल्स को इस पर पोजीशंस लेनी चाहिए। जिनको ये नोटिस मिले उन्हें कॉन्टेस्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कि वो पैमरा के रूल्स और उसकी वायलेशन है। नासिर चुताई साहब, अगर किसी इजलास की खबर इजलास में शुरका में से कोई शख्स किसी को दे दे, किसी रिपोर्टर को दे दे, इजलास में जो कुछ हुआ उसको बयान कर दे, उसको रिपोर्ट करना क्या जुर्म करार पाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो ज़राए के ज़रिए खबरें देना अब जुर्म करार पाया है। मलिक साहब, बात यह है कि पत्नी हमें पत्थर के ज़माने में लेके जा रहे हैं। कि कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे असातिज़ा हमसे कहते थे कि तुमने खबर तो दे दी है सूबाई असम्बली के इजलास की या काबीना के इजलास की या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इजलास की, अंदर की खबर लेकर। अब ये अंदर की खबर असल में हुआ करती थी एक्सक्लूसिव स्टोरी, जिसके बारे में आजकल बात हो रही है कि ये नहीं जानी चाहिए। ये कतई गैर आईनी है। ये आज़ादी सहाफ़त के तमाम आर्टिकल्स, मैं पाकिस्तानी आइन का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन उनके बाज़ आर्टिकल्स भी अब आज़ादी सहाफ़त के मुताबिक पूरे नहीं उतरते। चाहे जो भी हैं, ये उसके भी ख़िलाफ़ है, ये उसके भी ख़िलाफ़ है और ये किसी भी अदालत में जाकर ये उड़ सकता है। बल्कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि इनका इस्तेहक़ाक़ क्या है। ये कहने ये सेंसर है, ये सेंसर लगा रहे हैं हमारे ऊपर दोबारा, और हमें इस पर रजिस्ट करना पड़ेगा। पहले भी किया है, आज भी करना पड़ेगा और बहुत ठीक ठाक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएं और बात को मान लें। बात माननी भी नहीं चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है। और पैमरा का कोई चार्टर ऐसा नहीं है
जो किसी खबर को रोके। पैमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको किसी मिनिस्टर के, किसी मुशीर के कहने पर अमल नहीं करना चाहिए। अव्वल तो मैं पैमरा का जो स्ट्रक्चर है इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये सरकार के बाहर होना चाहिए, जैसे कि पड़ोसी मुल्कों में ममालिक में, जैसे कि और जगहों पर है। मैं यूके की मिसाल नहीं दूंगा, वो तो बहुत आला पैमाने की बात है। बाहर पड़ोसी मुल्कों में जो स्ट्रक्चर है काउंसिल ऑफ कंप्लेन का और काउंसिल ऑफ एडिटर्स का, जो सब को देखती है, उस ज़्यादा जानते हैं मज़र, उसके मुताबिक भी नहीं। ये तो बहुत सरकारी बॉडी है, सरकारी लोग इसको तनख्वाह दे रहे हैं, सरकारी अफसरान इस पर तानियात हैं। ये गैर वाबस्ता नहीं है, ये रेगुलेटरी नहीं है, ये एक सरकारी इदारा है। मज़र बास साहब, पैमरा की तरफ से नोटिस पे नोटिस जारी करवाकर हुकूमत अब भी दावेदार है कि जो मीडिया उनके दौर में जितना, इमरान खान साहब के दौर में जितना आज़ाद है, इतना पहले माजी में कभी नहीं था। तब वो दावे करने में तो कोई किसी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो खुद देखें। ये जो अभी आप जिन नोटिस की निशानदेही कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, उसके कंटेंट का नहीं पता, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए किसी भी चैनल को। और अगर पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे तो इस चीज़ को कोर्ट में ले जाना चाहिए, इस चीज़ को आर्टिकल 19 और 19A का इशू बनाना चाहिए, इसको बेसिक फंडामेंटल राइट्स का इशू बनाना चाहिए, और हुकूमत से वजाहत पूछनी चाहिए, या पैमरा से वजाहत करनी चाहिए कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं या एक आप डिपेंडेंट बॉडी हैं। वो ऑन पेपर भले हो, लेकिन लगता यही है कि डिपेंडेंट बॉडी है। फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, वो के ज़ाहिर अगेन गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग हैं, लेकिन शायद उनमें से कुछ जो सिविल हैं, जो मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लिए जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट के ही नॉमिनेटेड हो, कम से कम उनमें से तो किसी को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए। ऐसी क्या है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट? लेकिन मदर साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पैमरा में अथॉरिटी के मेंबरान या काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं वो बाकायदा PTI के मेंबरान हैं, उहदेदारान हैं। उहदेदारान भी हैं। जब भी आप काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का चार्टर तो पढ़ लें भाई। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के चार्टर में क्या लिखा हुआ है? आप जो भी है PTI के ऑफिस बेरर्स भी हों भले, तो चार्टर तो पढ़ लें, उस चार्टर के मुताबिक तो कार्रवाई करें, अगर कार्रवाई करना ही मकसूद है। तो ये जो एक तरीक़ाकार है, वो जिस तरह भी NBC कह रहे थे, ये एक ज़माने में कंप्लीट सेंसरशिप होती थी, फिर एक ज़माने में प्रेस एडवाइस का सिलसिला शुरू हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह मीडिया एडवाइस है, और ये मीडिया एडवाइस बढ़ती जा रही हैं। मेरे पास अभी भी 400-500 नोटिस पड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट के जो उसको दिए जाते हैं, और वो भी इतने मज़ा का खेज है कि अगर आप देखें तो एक कॉमेडी की किताब लिखी जा सकती है उसके ऊपर। तो पैमरा अपने आप को मज़ीद डिग्रेड कर रहा है, और मेरा ख्याल है इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है, और NBC बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको रेजिस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब सब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। मदर बात साहब, ये बताइएगा कि 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च है या ये एहतजाज हुकूमत के खिलाफ, उसको मुलतवी करने की अपील कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब, वज़ीर दाखिला। क्या वजह क्या हो सकती है? हुकूमत दबाव में है या आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद मुतवक्को है? शेख रशीद साहब की इस अपील का जवाब आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया, जब उन्होंने ये कहा कि 27 फरवरी को हम भी मार्च करेंगे। अब मसला ये कि 23 मार्च के बारे में तो वो अपील कर रहे हैं, वो पूरे मुल्क में अलर्ट भी जारी कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा जो है वो लॉन्ग मार्च के जवाब में लॉन्ग मार्च करने की बात कह रहे हैं। चले, अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को आप कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए कोशिशें कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर दे एक लॉन्ग मार्च, तो फिर तो आप सिचुएशन को कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाते हैं। तो हुकूमतें जो हैं वो तसादुम की राह इख्तियार नहीं करती। हुकूमतें जो हैं वो कोशिश करती हैं कि चीज़ों को डिफ्यूज़ किया जाए। यहाँ डिफ्यूज़ नहीं, या काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही है। अब बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि 23 मार्च का लॉन्ग मार्च ना हो, और उसके बजाय पीपल्स पार्टी और PDM में अगर कोई एग्रीमेंट हो जाए, तो ऐन मुमकिन है कि PDM 27 फरवरी को नहीं तो पीपल्स पार्टी और मिलकर कोई नई डेट दे दें जो 23 मार्च से बहुत पहले की डेट हो। तो एक अपोजिशन के दरमियान तो कोई एक पॉइंट पे इजहार वो हो सकता है एग्रीमेंट, लेकिन गवर्नमेंट जो मार्च करने जा रही है, और उनके बजाय PTI
के अंदर प्रेशर है कि जी पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है तो यहाँ उनको टफ टाइम दिया जाए। ऑलरेडी कराची में एक वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है इसका अल्टीमेट नतीजा जो है वो तसादुम की तरफ ले जाएगा। तसादुम से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जन्म लेगी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से आपका जो इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना बता रहे हैं उनको कितना नुकसान होगा ये गवर्नमेंट के सोचने का बात। मतलब बात साहब, आपने माजी में देखा है पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब हुकूमती कोई अहम ओहदेदार तसादम की बात करे, अपोजिशन के जलसों के खिलाफ अपने हुकूमत के जलसों की बात करे, तो उसका कोई ना कोई एजेंडा होता रहा है। कुरैशी साहब भी किसी एजेंडे पर है? देखिए वो तो यही है एजेंडा। देखिए सीधी सी बात है, वो ज़ाहिर है इमरान खान या पीटीआई के लोग यही कह रहे हैं कि अगर वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ प्रेशर बनाना चाहते हैं तो हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, अब ऑलरेडी आप देखें कि आज एमक्यूएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टंडोला यार के वाक़े पे। कराची में ऑलरेडी जमात इस्लामी का धरना चल रहा है। पीएसपी ने 30 जनवरी की कॉल दी हुई है वज़ीर आला हाउस के। तो एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ओवरऑल गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए गवर्नमेंट बजाय इसके कि उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करे, गवर्नमेंट ने खुद अपना मार्च ऐलान कर दिया, तो उसका नतीजा क्या होगा? नासिर भाई चुगताई साहब, अगर वज़ीर ख़ारजा भी लॉन्ग मार्च का ऐलान करें तो ये इमरान खान साहब के लिए खैर खाई कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए सियासी बहरान को पैदा करना चाहते हैं? आपने लफ्ज़ वज़ीर ख़ारजा इस्तेमाल किया है, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो कश्मीर के मसले पे बात करते, वो फ़लस्तीन के मसले पे बात करते, वो अफ़गानिस्तान के मसले पे बात करते। वो ये बातें नहीं कर रहे हैं। अब वो तंज कर रहे हैं, मुल्तान के मसले पे बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के मसले पे बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च के मसले पे कराची की तरफ लॉन्ग मार्च, और उन्होंने कराची का है, सिंध नहीं का है, की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे वो। और साथ ही साथ ये भी कि उन्होंने एक धमकी आमेज अंदाज अख्तियार किया है कि हम रास्ते में मिल लेंगे। ये एक मेरा ख्याल है शाह महमूद साहब कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और एक अजीब करैक्टर लगते हैं वो। अली जैदी ने ऐलान किया था इस बात का कि अगर पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करती है टुवर्ड्स इस्लामाबाद तो हम फिर घोटकी से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे कराची की तरफ। अब ये पंजाब से आएंगे तो बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च हो जाएगा। जब ये लॉन्ग मार्च बड़ा हो जाएगा तो अगर जीटी रोड से आएंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी मजरने का। साथ ही साथ तमाम जो पैदावारी यूनिट हैं वहाँ भी लोग अपने आप को बंद कर लेंगे। चुगताई साहब मैं जानना ये चाह रहा था कि ये जज्बातीपन है या अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई सोच कार फरमा है? सर ये गैर पुख्तगी है, ये पुख्तापन नहीं है सियासत का। किस हुकूमत टिट फॉर टैट की बात करे, हुकूमत जुलूस का मुकाबला जुलूस से करे। हमने बहुत बड़ा ज़माना देखा है। हमने पीएनए की तारीख देखी है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जवाबी जुलूस निकाल सकते थे, नहीं निकाले उन लोगों ने। ठीक, इसलिए नहीं निकाले कि बड़ा क्लैश हो सकता था। और यहाँ भी सूरत हाल यही है। ये लोग सीखे नहीं हैं, ये लोग जज्बात में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और अभी तक कंटेनर पर बैठे हुए हैं। नासिर भाई चुगताई साहब, मज़हर अब्बास साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।